ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखो। और नेक्स्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन के पॉइंट के ऊपर बेस करके दिया हुआ है कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो उसके डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो अभी इस पूरे पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के पार्ट में पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछा है, और कहीं पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमें निकालना रहता है तो उस इंस्टेंट उसकी स्पीड और साथ साथ में वो जिस पाथ पे घूम रहा है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी इस क्वेश्चन के पार्ट पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक इस तरीके का रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है और उसके साथ एक हैवी रोप दूसरे एंड पे रिजिड सपोर्ट पे कनेक्टेड है। इस सपोर्ट पर ये एंगल थीटा दिया है, ये एंगल थीटा के इक्वल दिया हुआ है। इस पूरे रोप की लेंथ की वैल्यू जो दी हुई है वो एल के इक्वल दिया और हैवी रोप है। अब इसमें यहां पर एक बीट्स इस तरीके से रखा गया और बीट्स इस पे स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। फ्रिक्शन कहीं पे भी सिचुएटेड नहीं है, फ्रिक्शन का पार्ट यहां पे कहीं पे भी सिचुएटेड नहीं। तो हमें यहां पे बताना है कि जब ये बीट्स इस लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट से क्रॉस करते हुए आगे की ओर जाएगा तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो कितने के इक्वल आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है। तो यहां पर अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना है तो इस पॉइंट पर हमें इस बीट्स की स्पीड पता होनी चाहिए और साथ साथ में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कैलकुलेट हो करके आ जाए तो कैपिटल आर अगर कैलकुलेट हो गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बीट जो है इसके मास के कारण इस रोप के ट्रेजेक्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब रोप जैसा है वैसा ही रहेगा। बीट्स काफी हल्का माना गया है इन कंपेयर टू द मास ऑफ द रोप। ठीक है, तो जैसा ये पाथ दिया हुआ है इस रोप का उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं मानेंगे। अब इस क्वेश्चन के प्रोसेस को आगे क्यों मूव करते हैं और मेथड से v की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालते हैं। और क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस d के इक्वल दिया है, d के इक्वल ये गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम v तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां से यहां तक आने पे इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी दैट इज mg इंटू डी के इक्वल आएगा। m इज द मास ऑफ द बीट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से v की वैल्यू अंडर रूट 2gd के इक्वल आ गया। पहली वैल्यू तो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहां पे मैंने काफी छोटा सा पॉइंट इस तरीके से कट किया। ये v का अभी इंफॉर्मेशन यहां से हटा देते हैं, अभी टेंशन की रिक्वायरमेंट है तो यहां पे t और t का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसको मैग्नीफाइड करके मैंने दिखाया, तो ये मैग्नीफाइड करके दिखाएंगे तो ये a और b इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा। तो a पर टेंशन t दिखाया, b पर टेंशन t दिखाया, ये काफी छोटा एलिमेंट लिया है और इस पॉइंट का जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर लिखा। तो ये सेंटर यहां पे सिचुएटेड, ये कैपिटल आर। यहां से ये पोजीशन पर और यहां से ये पोजीशन पे परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। इस साइड की ओर ये एंगल डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, इस साइड से ये एंगल डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये भी डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये भी डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट के बीच का एंगल डी थीटा बाई 2, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल। तो टेंशन का इन दोनों पॉइंट पर हम लोग ने टेंशन को रिजॉल्व किया तो t cos d थीटा बाई 2 इधर की ओर आएगा और t sin d थीटा बाई 2 ऊपर की ओर सिचुएटेड आएगा। तो टेंशन का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन की ओर लग रहा है
वो 2t साइन डी थीटा बाई 2 के इक्वल लगेगा, 2t साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल लगेगा। और इस हिस्से का जो वेट नीचे क्यों लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस हिस्से का वेट अगर मैं निकालूं तो इस हिस्से का वेट m बाई एल, एम नॉट पूरे रोप का मास ले लो, एम नॉट पूरे रोप का मास ले लें, एम नॉट डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई यहां पे अगर हम रखें तो इस हिस्से की लेंथ, दैट इज आर इंटू डी थीटा इंटू जी के इक्वल आएगा। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन करें तो ट्वाइस टी इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम नॉट आर डी थीटा डिवाइडेड बाई एल इंटू जी के इक्वल आएगा। 2 से 2 का टर्म्स कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगा एम नॉट इंटू आर जी डिवाइडेड बाई एल के इक्वल निकल करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू ये कैलकुलेट होकर के आ रही। अच्छा, इस पॉइंट पे टेंशन की हम लोग ने कैलकुलेशन क्यों किया, टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट क्यों किया? और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट अगर हमने किया है और वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में, बाय एनी मेथड अगर हम लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल लें, टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल लें तो उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जहां एम नॉट वापस मैं मेंशन कर दे रहा हूं इस रोप का मास दिया हुआ, ठीक है ना, जो एम नॉट है इस रोप का मास यहां पर गिवन है। तो इस लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, तो इस पूरी पोजीशन पे यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर जो सपोर्ट लगा हुआ है इसमें रिएक्शन पॉइंट यहां पर आर लिख लिया, यहां पर रिएक्शन पॉइंट आर लिख लिया, तो ये एंगल थीटा। तो रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज आर साइन थीटा, और इधर भी आर साइन थीटा, वो दोनों आर साइन थीटा की वैल्यू को अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो वो इसके टोटल वेट को बैलेंस करेंगे। तो ट्वाइस आर साइन थीटा इसके एम नॉट जी के बराबर आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके केवल आधे हिस्से को रिप्रेजेंट करूं तो इसके केवल हाफ हिस्से को रिप्रेजेंट करें तो ये जो पॉइंट यहां पर आ रहा है इस पॉइंट पर टी और टी लगेगा, टी एंड टी लगेगा, और ये आधा हिस्सा ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर ये रिएक्शन फोर्स आर के इक्वल है तो यहां पर आर कॉस थीटा लगेगा। तो आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल है और आर साइन थीटा वर्टिकल का पार्ट। आर कॉस थीटा इस आधे वाले हिस्से के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं इस आधे वाले हिस्से को ही एक सिस्टम मान करके चलूं तो ये जो टी लगेगा वो आर कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो टी की वैल्यू यहां पे जो निकल करके आ रही है दैट इज आर कॉस थीटा इज इक्वल टू टी के इक्वल आ रहा है। यहां से डिवाइड किया तो ट्वाइस टेन थीटा इज इक्वल टू एम नॉट जी डिवाइडेड बाई टी के इक्वल आएगा। एम नॉट जी डिवाइडेड बाई टी के इक्वल निकल कर क्या है। इतनी सारे इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होने के बाद हमें टी की वैल्यू को अगर पता किया तो टी इज इक्वल टू एम नॉट जी डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर एम नॉट जी डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा की वैल्यू को पुटअप कर दिया तो एम नॉट जी कैंसिल आउट हो गया। तो रेडियस की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर क्या आई दैट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब जब रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गया तो हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होकर के आ गया। अब लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू अंडर 2gd है, उस पॉइंट पर रेडियस की वैल्यू l अपॉन 2 टेन थीटा के इक्वल है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालूं तो v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gd डिवाइडेड बाई रेडियस l डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा की वैल्यू को यूज कर लो, दैट इज 4gd टेन थीटा डिवाइडेड बाई एल के इक्वल आ गया, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का पार्ट आएगा। ठीक है।